हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के साथ एक और नया फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है। फैन फिक्शन का नाम है माई एज हैज़ नेवर मेड मी वाइज एंड द फैन फिक्शन इज रिटन बाय इद्रिल्का। ये फैन फिक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फुल ऑफ इमोशंस है। ये फैन फिक्शन की शुरुआत वहाँ से होती है जब अनटेम्ड की एंडिंग हुई थी, जब विंग और वांग जी अपने अपने रास्ते चले गए थे। विंग जब क्लाउड रिसेस वापस आता है सही टाउन में, तो उसे कुछ मर्चेंट से पता चलता है कि क्लाउड रिसेस में लांग वांग जी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। गुसु लैंडसेक्ट काफ़ी ज़्यादा डायमंड के और रेड सिल्क के ऑर्डर्स दे रहे हैं। ये सब सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुका था और सोच रहा था कि आखिरकार वो लकी ब्राइड कौन होगी। तो आज तक आपने काफ़ी फैन फिक्शंस तो ऐसे सुने होंगे जिसमें हमने वांग जी की फीलिंग्स देखी है, पर इस फैन फिक्शन में आप विंग की ट्रू फीलिंग्स को देखोगे और कहीं कहीं शायद आप इमोशनल भी हो जाओगे। लेकिन हमेशा की तरह फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए फैन फिक्शन का पार्ट 1 शुरू करते हैं। जैसा भी लगे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टोरी की शुरुआत गुसू के उसी बॉर्डर से होती है जहां विंग और वांग जी अलग हुए थे। विंग अभी भी अपने लिटिल एप्पल पर बैठा हुआ था। वांग जी को बोला गया वो बिटर स्वीट गुड बाय अभी भी उसके लिप्स पर था, पर उसे विश्वास था कि वो हमेशा के लिए अलग नहीं हो रहे हैं। फ्यूचर में वो एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। वो फिर भी अपनी वही मेलोडी प्ले करता है। वो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखता और लिटिल एप्पल के साथ चला जाता है। वो माउंटेन के नीचे की तरफ जाने लगता है। अभी उसे खुद नहीं पता था कि वो आगे का रास्ता कैसे तय करेगा और कहाँ जाएगा। वो सोच रहा था कि वो लैनलिंग जाकर शायद जिनलिंग को कन्विंस कर पाएगा और 1-2 हफ्ते के लिए उससे रहने की जगह मांग पाएगा। लेकिन जिनलिंग के पास और भी काम थे करने के लिए, क्योंकि वो अब तक का यंगेस्ट चीफ कल्टीवेटर था। उसने झूठ नहीं कहा था जब उसने वांग जी से कहा था कि उसे खुद नहीं पता कि वो आगे कहाँ जाने वाला है। पर एक बात क्लियर थी, अब वो बिल्कुल आज़ाद था। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। विंग पहली रात एक विलेज के छोटे से इन में बिताता है। उस इन में काफ़ी सारे लोकल लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और गेम्स खेल रहे थे। उस इन का जो ओनर था वो एक मिडिल एज्ड मैन था जिसे बियर्ड थी, जो विंग को बिल्कुल लंच रैन की याद दिला रहा था। विंग उसके पास जाकर कहता है, क्या मुझे थोड़ी वाइन मिल सकती है और थोड़ा बहुत फूड, साथ में एक रात के लिए मुझे रूम भी चाहिए। मैं बहुत टाइम से सड़कों पर ही भटक रहा हूँ। अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे एम्पर से स्माइल दीजिएगा। वो ओनर तुरंत उसे एक वाइन का जार दे देता है, साथ में एक बर्तन देता है जिसमें कुछ पॉरिज था। विंग को उस पॉरिज को देखकर गुसु लैंड क्लैन के बोरिंग फूड की याद आ रही थी और वो मन में सोच रहा था, एक दिन भी नहीं हुआ मुझे गुसु लैंड क्लैन छोड़े और मैं ऑलरेडी होमसिक फील कर रहा हूँ, वो भी ऐसे प्लेस के लिए जो मेरा कभी था ही नहीं। वो अपनी वाइन का जार पी ही रहा था, तभी इनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। इनका दरवाज़ा खुलता है और 2 लोग अंदर आते हैं जिनके कपड़े थोड़े भीगे हुए थे और वो कपकपा भी रहे थे। उनमें से एक लड़का कपकपाते हुए कहता है, बाहर कितना जोर का तूफान आया हुआ है। और वो ओनर से कहता है, क्या तुम्हारे पास 2 कमरे मिल सकते हैं, आज रात हम यहीं ठहरेंगे। दूसरा लड़का कुछ कह नहीं रहा था, वो बस आसपास जगह ढूंढ रहा था बैठने के लिए। तभी वहीं उसे अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ एक टेबल खाली है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। विंग सोचने लगता है, ये दोनों कल्टीवेटर्स तो नहीं लग रहे, पर लग रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। पूरी रात बोर होने से अच्छा है मैं इनसे बातें कर लूँगा। क्या पता मुझे इनसे बात करके आसपास के सेक्ट के बारे में पता चल जाए। वो दोनों विंग के पास आकर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, थैंक यू यंग मास्टर, हम लोग गुसू की तरफ जा रहे थे। किसने सोचा था कि बीच में इतना तूफान आ जाएगा। थैंक गॉड हमें ये जगह मिल गई। विंग कहता है, गुसू, तुम लोग गुसू क्यों जा रहे थे। मैं गुसू से ही वापस आया हूँ। तभी उन दोनों में से जो थोड़ा बड़ा दिख रहा था वो विंग से कहता है, माफ़ करना यंग मास्टर, हम आपको इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गए। मेरा नाम जोंग चाओ है और ये मेरा बेटा है जोंग ली। हम दोनों गुसू जा रहे थे क्योंकि हमें हिज एक्सीलेंसी से कुछ काम था। विंग कहता है, हिज एक्सीलेंसी यानी हंगकुंचुन, तुम दोनों को उनसे क्या काम है। एक बार फिर विंग के सामने वांग जी का चेहरा आ जाता है। वो उन दोनों से कहता है, जहाँ तक मुझे पता है क्लाउडसिस में जाना इतना भी आसान नहीं है। वो तुरंत अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसे एक जेड टोकन मिलता है जो वांग जी ने जाते वक्त उसे दिया था और उससे कहा था कि वो जब चाहे तब क्लाउडसिस आ सकता है। जोंग चाओ विंग से कहता है, हमारे टाउन में काफ़ी समय से बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। लोग अचानक ऐसे ही गायब हो जाते हैं।
रात के वक्त अजीब सी आवाज़ें आती हैं। हमने लैनलिंग को भी इस बारे में काफ़ी खत लिखे, पर वहाँ से हमें कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि गुसू हमारे टाउन के पास में ही है। इसलिए हमने सोचा कि इस बारे में अब हम हिज एक्सीलेंसी से ही बात करेंगे। विंग उन लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को इस काम के लिए हिज एक्सीलेंसी को परेशान करना चाहिए। विंग मन में सोचने लगता है, वैसे तो लंजा ने मेरे कई बार मना करने पर भी मुझे मनी पाउच दे दिया था, जो कम से कम मुझे 1 महीने तक तो चल ही जाएगा। लेकिन अगर साइड में मैं थोड़ी इनकम कर लूँ तो क्या बुराई है। टाउन में जो भी कुछ होगा, अगर वो अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा गांव के लोगों को दिलवा देता है, तो गांव के लोग उससे बहुत खुश होंगे और उसके तालिस्मान को खरीद लेंगे। वो उन दोनों से कहता है, इस काम के लिए तुम्हें हांगुन जुन की नहीं बल्कि एक रोग कल्टीवेटर की जरूरत है, जो तुम्हारे जस्ट पास में ही बैठा हुआ है। अगर तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाते हो तो मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में मदद करूंगा। मुझे बस बदले में थोड़ा सा फूड और रहने की जगह चाहिए। उन दोनों में से एक कहता है, माफ करना यंग मास्टर, लेकिन क्या आप अकेले ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? लैंडलिंग क्लैन तो शायद एक पूरे ग्रुप ऑफ कल्टीवेटर्स को हमारी मदद के लिए भेज दे। विंग कहता है, पर फिलहाल तो उन लोगों ने तुम्हारी मदद के लिए किसी को नहीं भेजा है, और हिज एक्सेलेंसी भी इतने फ्री नहीं होंगे कि वो तुम्हारी मदद के लिए आ सकें, तो तुम्हारे पास मैं ही एक ऑप्शन हूँ। इन दी एंड वो लोग विंग को अपने साथ ले जाने के लिए अग्री कर देते हैं। मिडनाइट तक वो तीनों टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों विंग को रहने के लिए एक रूम देते हैं। विंग को लग रहा था कि वो अकेले एकदम चैन से सोएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि क्लाउड रिसेस में इतने दिनों तक वांग जी के साथ सोते सोते उसे आदत हो गई थी और उसे अपने पास वाली सीट बिल्कुल खाली लग रही थी। वो वांग जी को मिस कर रहा था। वो बार बार टर्न करने लगता है और खुद को समझाता है कि उसे अब सिली नहीं बनना चाहिए। अब से कोई भी उसके पास नहीं सोया करेगा। यही सब सोचते सोचते कैसे भी उसे नींद आ जाती है, और उसके कुछ टाइम बाद ही उसके दरवाजे पर नॉक होता है। जोंग चाओ दरवाजे पर था, जो उसे कहता है, यंग मास्टर, हम डिपार्चर के लिए तैयार हैं, आपको जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। विंग जल्दी से रेडी होता है और अपना बैग पैक करता है। सुबह के 10 बज रहे थे। वांग जी ने उसकी आदत खराब कर दी थी। हमेशा जब भी वो क्लाउड रिसेस में हुआ करता था, वांग जी खुद तो 5 बजे उठ जाता था, पर विंग को सोने देता था और 10 बजे ही अपने किसी स्टूडेंट को भेजा करता था विंग को जगाने के लिए। विंग सोच रहा था, अगर मैं किसी से कहूँगा कि ये मेरी स्लीपिंग हैबिट्स हांगकुन जुन की वजह से हैं, तो कोई मेरी बात मानेगा भी नहीं। विंग अब अपने लिटिल एप्पल के पास जाता है, जो अपने पेड़ की बेल को चब रहा था। वो उसे खींचकर ले जाने लगता है, पर लिटिल एप्पल आने को तैयार नहीं था। विंग उससे कहता है, कम ऑन, अब जल्दी करो। मुझे पता है क्लाउड रिसेस में उन लोगों ने तुम्हें बहुत अच्छे से खिलाया है। हर वक्त तो कोई ना कोई तुम्हें एप्पल्स खिलाता रहता था। तुम्हारी आदत भी खराब हो गई है। तभी जंग चाओ वहाँ आ जाता है और उसे कहता है, यंग मास्टर, क्या हुआ? विंग कहता है, सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मेरी नज़र में डंकीज इस दुनिया के सबसे ज़्यादा जिद्दी एनिमल होते हैं। चंग चाओ कहता है, अगर आप चाहें तो आप इसे सेल कर सकते हैं और इसके बदले में एक हॉर्स ले सकते हैं, वो आपके ज़्यादा काम आएगा। विंग कहता है, कभी नहीं, मैं इसे कभी सेल नहीं करूँगा। हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ देखा है। अब वो लोग मिलकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ सारी घटनाएं हो रही थी। रास्ते में जंग चाओ पूछता है, यंग मास्टर, मैंने आपसे अभी तक आपका नाम तो पूछा ही नहीं। विंग अचानक उससे कह देता है, मेरा नाम वे जान है। जंग चाओ पूछता है, और आप कहाँ से हैं? विंग कहता है, मेरी कोई फिक्स जगह नहीं, मैं तो सड़कों पर भटकता रहता हूँ और जहाँ रास्ता मुझे ले जाए वही चला जाता हूँ। विंग उस जगह पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसेंटफुल एनर्जी फील कर सकता था। उसके बाद उसका सामना एक मोन्स्टर से होता है। अपने तालिस्मान्स का इस्तेमाल करके वो उस मोन्स्टर को मार देता है। वो झाओ चुई को कहता है, ये एक मॉन्स्टर की आत्मा थी जिसने एक पैंथर की बॉडी को पोजेस कर लिया था। शायद वो पैंथर पास ही के जंगलों से आया होगा, पर अब मैं उसे जान से मार चुका हूँ। आप लोगों को अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। झाओ जुई कहता है, आप सच में जीनियस हैं यंग मास्टर, हमें माफ़ कर दीजिए, शुरुआत में हमने आप पर डाउट किया। अगले 2 दिन वो उसी टाउन में बिताता है। उसके बाद जैसा उसने सोचा था, आसपास के गांव से काफ़ी लोग उसे अप्रोच करने लगे थे। वो सब लोग उसके तालिस्मान्स को, उसकी प्रोटेक्टिंग स्पेल्स को खरीदना चाहते थे। उस टाउन को छोड़ते वक्त विंग के पास काफ़ी सारी मनी कलेक्ट हो गई थी। अब वो इसी तरह लोगों की मदद करता, मनी कलेक्ट करता और अकेले ही ट्रैवल पर निकल जाया करता। विंग को लगता था कि ये कोई बुरा आइडिया नहीं है।
आसपास के गांव या टाउन से होकर जब भी वो गुजरता उसे हमेशा वर्क मिल जाता। कभी उसे फियर्स कॉर्प्सेस को मारना होता तो कभी मॉन्स्टर्स को। और वो कभी भी वहाँ अपना रियल नेम नहीं बताता था। वो कई जगहों पर अपना नाम मुशन्यु बताता था। उसे लगता था कि ये एक तरीके से मुशन्यु के लिए उसका पे बैक भी हो जाएगा, क्योंकि मुशन्यु हमेशा एक अच्छा कल्टिवेटर बनना चाहता था। अब पूरा 1 महीना बीत चुका था जब वुयिंग और वांगजी गुसू के उस बॉर्डर से एक दूसरे से अलग हुए थे। वुयिंग अपना पहला लेटर वांगजी के लिए लिखने का सोचता है। वुयिंग लिखना शुरू करता है, डियर लंजा, मुझे विश्वास है तुमने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मैं इतने लंबे समय बाद तुम्हें एक लेटर लिखूंगा। तुम अपने चीफ कल्टीवेटर की ड्यूटीज़ के साथ बहुत बिजी होंगे और शायद तुम्हारे पास मेरे इन लेटर्स को पढ़ने का समय भी नहीं होगा। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं खुद को कंट्रोल करूं और तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, पर अब इतने समय बाद मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा हूं लंजा। इन दिनों में काफ़ी टाउन्स और विलेजेस में घूमा। मैं सोच रहा था कि मॉनसून सीज़न तो निकल गया होगा, पर तुम विश्वास नहीं करोगे, अभी तक समर ही चल रहा है। समय इतना धीरे क्यों कट रहा है लंजा। मैं सोच रहा हूँ अब कि लैंडलिंग की तरफ चला जाऊँ, क्योंकि मैं अपने क्यूट नेफ्यू को एन्नॉय करने का एक मौका भी हाथ से नहीं गंवाना चाहता। मे बी इस बार भी वो मुझे कोई टावर से धक्के मारकर बाहर ना निकाल दे और मैं बिना किसी इंजरीज के वहाँ से वापस लौटूँ। मेरी स्लीपिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं लंजा, और सारी गलती तुम्हारी है। जब मैं तुम्हारे साथ रह रहा था तो तुमने मुझे अपने जैसा क्यों नहीं बनाया। अब तक तो मैं गूसुलन सेक्ट का मॉडल फॉलोअर बन चुका होता। बहुत सारी बातें हैं क्लाउड असिस की जो आज भी मैं बहुत मिस करता हूँ। वैसे मैं क्लाउड असिस की बात कर ही रहा हूँ, तो मेरे फेवरेट जूनियर्स का क्या हाल है। मैंने सुना है कि आजकल वो वेनिंग की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी वेनिंग को बहुत मिस करता हूँ। रास्ते में जाते वक्त मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलता रहता हूँ। कल ही की बात है, मेरा सामना एक लेडी से हुआ जो एक फॉर्चून टेलर थी। तुम्हें पता है उसने मुझे देखकर क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मेरी एक लॉन्ग, हैप्पी और फुलफिलिंग मैरिज होगी। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो उसने ऐसा कहा? मुझे तो हंसी आ गई थी। लंचा, तुम्हें पता है कि मुझे मजाक करना बहुत पसंद है, पर तुम मुझे इतना भी केयरलेस मत समझना। मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी याद रहती हैं। तुम्हारे ब्रदर अब कैसे हैं? आई होप सेक्लूजन में जाने से उन्हें दिमाग की शांति मिल जाएगी, जो इस वक्त उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है। बस अब बहुत हुआ लंजा, अब मेरा पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ रहा है और ये इनकीपर और पेपर्स मुझे देगा भी नहीं। आई होप ये लेटर तुम्हें पहुंच जाए। तुम सेक लीडर के रूप में बहुत अच्छी ड्यूटीज़ निभा रहे हो लंजा। मुझे विश्वास है कि ज़िद्दी से ज़िद्दी लोग तुम्हारे सामने गिव अप कर देंगे। मैं जल्दी ही तुम्हें एक और ख़त लिखूंगा लंजा, क्योंकि वैसे तो लिटिल एप्पल हमेशा मेरे साथ रहता है, पर वो मुझसे बातें नहीं करता। मुझे कोई चाहिए जिससे मैं बातें कर सकूं। तब तक प्लीज़ बी वेल लंजा, योर्स वेवुशन। 2 दिन बाद वुयिंग उस स्मॉल क्रीपी टाउन को छोड़ देता है और लर्निंग के लिए निकल जाता है। क्योंकि अब समर आ चुका था, बीच रास्ते में उसके रोब्स काफ़ी स्वेटी हो गए थे। उसे एक पॉन्ड दिखाई देता है जो उसे क्लाउड असिस की कोल्ड स्प्रिंग की याद दिला रहा था। वो उस पॉन्ड में नहाने का सोचता है। वो अपने कपड़े निकालकर पॉन्ड में चला जाता है। तभी पीछे से उसे एक फीमेल की वॉइस सुनाई देती है जो कहती है, तुम्हारा डंकी तो बहुत अच्छा है। वुयिंग के रोब्स बाहर पड़े हुए थे और वो पूरी तरीके से पानी में था। वो उस फीमेल को देखकर वीकली हंसते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि यहाँ कोई फीमेल लेडी आने वाली है तो मैं खुद को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाता। वो फीमेल कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं तो बस यहाँ तालाब से अपनी वाटर बोतल भरने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ नहा रहे हो। वुयिंग जल्दी से अपने सारे कपड़े पहनता है और सोचने लगता है, अगर मेरी जगह यहाँ लंजा होता तो वो तो पागल ही हो जाता। पर अगर वो मेरी जगह होता भी तो वो कभी भी कम्प्लीटली नेकेड होकर तो पॉन्ड में नहीं जाता। वुयिंग जब अपने पूरे कपड़े पहन लेता है तो वो फीमेल उससे कहती है, मेरा नाम जा दायू है, मैं जा सेक्ट से हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सामना वेवुशन से होगा। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, तुमने मुझे पहचान लिया और तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लग रहा? जा दायू हंसते हुए कहती है, मुझे आपसे क्यों डर लगेगा जब चीफ कल्टीवेटर हिज एक्सेलेंसी हांगुनजुन खुद आपको इतनी रेस्पेक्ट देते हैं। वुयिंग मुस्कुराने लगता है और फिर उस फीमेल से कहता है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा सेक्ट तो यहाँ से काफ़ी दूर है ना? जा दायू कहती है, हाँ, मैं किसी राजनीतिक काम से दूसरे टाउन जा रही थी और अब जब वो काम हो चुका है तो मैं अपने हस्बैंड के पास वापस लौट रही हूँ। वो दोनों आपस में बातें करते हैं, साथ में लंच करते हैं। उसके बाद जा दायू वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वुयिंग एक और खत वांगजी को लिखता है, डियर लंचा, मैं लैंडलिंग के रास्ते में ही हूँ। पता नहीं क्यों इस बार वहाँ पहुँचने में बहुत समय लग रहा है। रास्ते में मेरा सामना एक फीमेल कल्टीवेटर से हुआ जिसका नाम जा दायू था।
वो अपने कल्टीवेशन पार्टनर से दूर किसी राजनीतिक काम की वजह से यहाँ आई थी। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो लंजा, कोई कैसे अपने कल्टीवेशन पार्टनर के बिना रह सकता है? ये तो एक टॉर्चर हुआ ना। और सबसे यूनिक बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया था। हालांकि उसने मुझे स्विमिंग करते हुए पॉन्ड में नेकेड देख लिया, पर उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो किसी को नहीं बताएगी। रंजा, ये न्यूज़ पढ़ने के बाद तो तुम सोच रहे होंगे ना मैं कितना बड़ा शेमलेस हूँ। इस वक्त तुम्हारा फेस देखने लायक होगा। पर मैं क्या करता, उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं नहाने के लिए पॉन्ड में चला गया था। लंजा, इस तरह ट्रैवल करना अच्छा तो लग रहा है, पर मैं वो समय बहुत मिस करता हूँ जब हम दोनों साथ साथ ट्रैवल किया करते थे। अब मैं अपनी इवनिंग ड्रिंक लेता हूँ, पर कोई भी मुझे मना करने वाला नहीं है कि यहाँ ड्रिंक अलाउड नहीं है। और जब भी मैं खाना खाता हूँ, कोई भी मुझे डांटने वाला नहीं कि मैं खाते समय बात क्यों कर रहा हूँ। जब मैं गुस्सू वापस आऊँगा तो मेरी मैनर्स पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होंगी लंजा। तुम्हें मुझे फिर से इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपना बिहेवियर अच्छा रख सकूं। अब मैं इस लेटर को ख़त्म करता हूँ लंजा। जहाँ तक है 1 हफ्ते में मैं कोई टावर पहुँच जाऊंगा और वहीं से तुम्हें ये लेटर पोस्ट करूंगा, क्योंकि हम टाउन्स और विलेजेस के पोस्टमैन पर विश्वास नहीं कर सकते। पर लैंडलिंग के एम्प्लॉयज़ पक्का ये काम सावधानी से करेंगे और मेरा लेटर तुम्हें पहुँच ही जाएगा। तब तक के लिए बी वेल लंजा, योर्स विविशन। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ एंड आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये फ़ैन फिक्शन कितना ब्यूटीफुल होने वाला है। अब आगे ये देखना होगा कि जब वयिंग को पता चलेगा कि वांग जी की वेडिंग की प्रिपरेशन हो रही है तो उस पर क्या बीतेगी, और क्या वांग जी को वयिंग के ये लेटर्स मिल भी रहे हैं या नहीं। पार्ट 1 आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।